टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू सीरीज की, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, कंसेप्ट कैसे आपको इंटरव्यू में प्ले करने हैं, बताने हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके लिए आप अगर ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो टेरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें डाउनलोडिंग के बाद आपके पास रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन आएगा। 1 मंथ के लिए आप फ्री लेक्चर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज जुड़ने के लिए। देखिए, तो यहाँ देखिए इंटरव्यू में एग्जामिनर महोदय आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सेट क्या होता है। तो देखिए जनरली आप क्या करते हैं, आप अपनी डेफिनेशन देंगे, ऐसे देंगे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने इसका आंसर दिया सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये आपने अपना आंसर दिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट अराइज होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि जो आपने कलेक्शन किया है उसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो आप बता देंगे कोई भी आइटम इस कलेक्शन में रखी जानी है या नहीं रखी जानी है, वो हमें कंफर्म होना चाहिए, हम उसको यस और नो कर सकें। ये बात ठीक हुई। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने डेफिनेशन में ये वर्ड पढ़ा है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए? तो आपका आंसर यस और नो दोनों में हो सकता है कि आपने उन बुक्स की स्टडी करी है, नहीं करी है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अगर आप यस में आंसर देते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो आप 1 1 और 2 3 क्या इसको, इस ए को क्या हम सेट कहेंगे? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपने यूज किया है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बताएंगे कि ये हमारा सेट नहीं है। और जनरली एनसीईआरटी के हिसाब से आप क्या बताते हैं कि ये सेट होता है, क्योंकि हम इसमें वहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसमें डिस्टिंक्ट वहाँ वर्ड नहीं लिखा गया है। तो इंडियन बुक्स में, यहाँ एग्जामिनर आपको क्लियर करेंगे कि इंडियन बुक्स में आपका जो कंसेप्ट है उसमें डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। फॉरेन ऑथर की बुक में या स्टैंडर्ड बुक में आपका डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज हुआ है। उस डेफिनेशन के हिसाब से, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं डिस्टिंक्ट वाले के हिसाब से, तो ये हमारा सेट वहाँ पे उन बुक्स के अंदर ये सेट हमारा नहीं होता। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हम केवल क्या कहते हैं कि सेट एक हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है और इसमें हम नेक्स्ट डेफिनेशन कहते हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। जनरली हम जब पढ़ाते हैं सीबीएसई को तब यही बताते हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपको यही कहेंगे कि अब आप बताएं कि किस डेफिनेशन के हिसाब से आप चलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन वर्जन में या जो मैथमेटिक्स सीबीएसई में या इंडिया के अंदर पढ़ाया जाता है, वहाँ जनरली हम रिपीटिशन को अलाउड करते हैं। ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनर महोदय ने जो दिया है वो ये है कि आपको 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका पी है। इसमें जो एलिमेंट हैं वो ए बी 1 दिए गए हैं और इसमें जो एलिमेंट है वो सेट की फॉर्मेशन में है। अब आपसे क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है क्या ये सही है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप अपने मन में सोचें और जवाब दें। मेरा उत्तर ये रहेगा कि ये भी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें और उसमें अब अंतर क्या है? एग्जामिनर महोदय का जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि दोनों में अंतर क्या है। तो हम यहाँ पे क्या उत्तर देंगे या आप क्या उत्तर देंगे कि यहाँ पे जो आपके मेंबर हैं वो अपना आप में सेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिए स्पेशल नेमिंग एग्जामिनर महोदय का जो आपसे क्वेश्चन है कि आपकी इसकी नेमिंग क्या होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम इसको फैमिली ऑफ सेट्स बोलेंगे या कलेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आपने ए लिखा है और ये पी लिखा है, क्या ये दोनों सही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं? तो आपको अगर जानकारी है तो आप बताएंगे, अदरवाइज आप उत्तर देंगे कि ये तो नॉर्मल ए लिखा जाता है, जबकि जब फैमिली ऑफ सेट्स बनाते हैं तो हम इसको बोल्ड में लिखते हैं। एग्जामिनर महोदय आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपका कैपिटल पी यहाँ पे लिखा जाता है, कैपिटल पी के साथ साथ इसको बोल्ड करके लिखते हैं। ये चीज़ स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको पता होनी चाहिए। जनरली बुक्स के अंदर ये आपका नॉर्मल ए और पी एक जैसा लिखा जाता है। जब आप स्टैंडर्ड स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की, तो यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर तो होगा ही, साथ में बोल्ड भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे जो मेंबर हैं वो मेंबर अपने आप में एक सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप ध्यान दीजिए कि इसमें जब आप पावर सेट बनाते हैं, क्वेश्चन आपसे राइज किया गया कि पावर सेट को डिफाइन कीजिए, तो आप जनरली क्या करते हैं कि जो ए हमारे पास गिवन सेट है उसके लिए जो पावर सेट है वो आपके पास कलेक्शन होता है किसका, बी का, बी सबसेट होता है किसका, ए का। अब यहाँ पे जैसे ही आपने सबसेट का चिन्ह लगाया तो एग्जामिनर महोदय का क्वेश्चन आपसे ये है, आप अपना उत्तर सोचने की कोशिश करें कि इस चिन्ह में और इस चिन्ह में क्या अंतर है, और इस चिन्ह में और साथ में अगर ये लिखा हुआ हो कि बराबर नहीं है तो इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे अगर आपको अंतर पता है तो आप बताएंगे, अदरवाइज एग्जामिनर महोदय आपको क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो वहां पे नोटेशन सबसेट का ये है, तो सबसेट के नोटेशन पे ही आपसे बात होनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा कि सबसेट के लिए ये वाला नोटेशन होता है, और प्रॉपर सबसेट के लिए जो नोटेशन है आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ होगा ए सबसेट होगा बी का और ए बराबर नहीं है बी के, ये जनरल लिखा होता है। लेकिन नॉर्मली आप आर डी शर्मा पढ़ते हैं और कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये नोटेशन एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी यूज नहीं होता। तो फिर आप पूछेंगे कि सर और बताइए कि फिर ये जो साइन है जो आर डी शर्मा में यूज किया गया है जनरली जो आप पढ़ते हैं, इस साइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ए सबसेट है किसका, बी का, इसमें दोनों कंडीशन इंक्लूड है। जैसे कि आप बताते हैं कि 2 ≤ 3 है तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी आता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो प्रॉपर सबसेट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा चेन आप यूज करेंगे, तो आप क्या उत्तर देते हैं, तो कैंडिडेट का उत्तर होगा कि हम इसके लिए केवल यहाँ पे सी टाइप का जो नोटेशन है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में और जो नोटेशन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे डिफरेंस होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब एग्जामिनर महोदय वापस अपने पावर सेट के ऊपर आ गए, उन्होंने आपसे क्वेश्चन अराइज करना शुरू किया कि यहाँ पे अब आप चिन्ह कौन सा यूज करेंगे, तो आप स्ट्रिक्टली क्या उत्तर देंगे, कैंडिडेट क्या आंसर देगा कि हम जनरली यहाँ पे इक्वलिटी का साइन इसमें यूज करते हैं। अब एग्जामिनर महोदय ने आपसे अगला क्वेश्चन अराइज किया है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे पावर सेट को बोर्ड पी से या फिर बोर्ड पी के ब्रैकेट में ए लिखेंगे। अब आप अपना उत्तर बताइए, कैंडिडेट हमारे पास क्या उत्तर देता है कि जनरली बुक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, पावर सेट को इस तरीके से लिखते हैं। वैसे तो आप सिंपली ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया है, एग्जामिनर महोदय ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे पी को बोल्ड करते हैं, लेकिन बार बार बोल्ड हम नहीं करते हैं, जनरल यूज में पी ऑफ ए लिख देते हैं इस वजह से। अब आपका जो उत्तर रहेगा कि केवल पी से अगर हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये फैमिली ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको भी बताया गया था, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा। अब कैंडिडेट अपने माइंड में सोचता है कि पी भी फैमिली ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, पी ऑफ ए भी फैमिली ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ए लिखना आवश्यक है क्या। तो आप बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा। तो मेरा उत्तर क्या रहेगा, अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरा उत्तर रहेगा कि ये हमारे पास करेक्ट नोटेशन है ये वाला, क्योंकि हम जो फैमिली ऑफ सेट्स बना रहे हैं किसके रेफरेंस में बना रहे हैं, विद रेफरेंस टू द ए। किसका रेफरेंस ले रहे हैं, किसके बेस पे काम कर रहे हैं, ए के बेस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे कार्डिनलिटी पूछी जाएगी कि जो पावर सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, और जो आपने फैमिली ऑफ सेट्स लिखा है, ए के सभी सेट सबसेट्स का जो सेट लिखा है उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर n होती है यदि ए की कार्डिनलिटी n होती है। तो क्वेश्चन ये है कि पावर सेट की जो नेमिंग है वो यहाँ पे क्यों की गई है। अब आप बताएं कि यहाँ पे क्यों की गई है। तो मेरा उत्तर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो P की जो कार्डिनलिटी है, जो पावर सेट S की जो कार्डिनलिटी है वो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट से रिप्रेजेंट होती है, पावर की वजह से काम चल रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, पावर सेट। यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है किसका, फैमिली ऑफ सबसेट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो हमारे अध्यापक महोदय हैं वो पूछने जा रहे हैं, तैयार रहिए आप। तो अध्यापक महोदय का जो अगला क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से देखिए। अध्यापक महोदय आपसे क्या पूछते हैं एग्जामिनर महोदय कि आपने एम्प्टी सेट के बारे में सुना है, तो आपका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे हाँ मैंने सुना है कि जो हमारा फाई है वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये हमारा खाली सेट है। ये भी एक तरीका है लिखने का। अब यहाँ पे एग्जामिनर महोदय ने आपसे क्वेश्चन किया कि कुछ बुक्स में आप देखते हैं द एम्प्टी सेट लिखा हुआ होता है, और जनरली जब हम
कोई वोवेल से वर्ड शुरू करते हैं उससे पहले एन लिखते हैं, तो यहाँ पे एन एम्प्टी सेट लिखा हुआ होता है। तो आपके हिसाब से इनमें दोनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे कैंडिडेट ने एक उत्तर तो सही दे दिया कि फाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखते। अब इसके अंदर आप यहाँ सोच के बताएं कि दा का यूज करना और एन का यूज करने में किसको हम सही मानेंगे। तो देखिए, जनरल थिंकिंग के हिसाब से मैं भी अगर आपका अपना आंसर दूंगा तो मैं आपका जो उत्तर है वो दूंगा कि एन एम्प्टी सेट इसको लिखना चाहिए। अब अध्यापक महोदय हमें कहेंगे कि नहीं, ये सही नहीं है, हमारा जो सही उत्तर है वो आपका द एम्प्टी सेट है। अब आपको एग्जामिनर महोदय कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप हमारे से क्वेश्चन अराइज कीजिए, रिवर्स आप हमारे से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लर्निंग का जो मामला है वो सीखने और सिखाने का ही है। तो आप हमारे से निश्चिंत होकर पूछ लीजिए कि हमने दा का यूज क्यों किया, एन का यूज यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्या ये गलत है। तो दा का यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि जो एम्प्टी सेट है वो आपके पास यूनिक होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी अंदर एलिमेंट रखने की वो खत्म हो गई, और जो चीज़ यूनिक होती है उसको इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से दा के साथ लिखा जाता है। चलो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अध्यापक महोदय आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर महोदय का क्या है आपसे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस में भी डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्लासिकल क्वेश्चन है। अब कैंडिडेट अपना आंसर क्या देगा कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स को आप किस तरीके से रखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कैंडिडेट हूं तो मैं क्या बताऊंगा आपको कि जैसे 2 और 3 का डिफरेंस मेरे से पूछा जाता है तो चिन्ह हमारे पास ये होता है, और यहाँ हम क्या देते हैं, न्यूमेरिकल आंसर देते हैं कि 1 आएगा। चाहे आप ये लिखें 3 डिफरेंस 2 या 2 डिफरेंस 3, दोनों का सेम मीनिंग होता है, और हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बात क्लियर हुई, इसमें हमें न्यूमेरिकली आंसर देना होता है। अगर डिफरेंस ऑफ 2 फ्रॉम 3 करेंगे या 3 में से आप 2 घटाएंगे तो उत्तर यहाँ पे क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये बात आप क्लियर हुई। तो यहाँ पे डिफरेंस में और जो आप बड़ी यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन, इनमें डिफरेंस है। अब एग्जामिनर महोदय आपसे ये पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं कैंडिडेट हूँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि a माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं, एक्स दैट इसमें वे एलिमेंट आएंगे सर जो a को बिलोंग करेंगे, लेकिन एंड लिख देते हैं b को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर महोदय ने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो आपने डिफरेंस बिटवीन टू सेट है इसको आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा। क्या नंबर सिस्टम में और जो हमारा सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है, क्या इनमें दोनों में कुछ अंतर है, कुछ मौलिक अंतर है इनके अंदर। तो आपका उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो सेट हैं वो स्ट्रक्चर वाइज चल रहे हैं, वहाँ न्यूमेरिकली संख्या होती है, यहाँ पे जो हमारे सेट हैं वो एक तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसमें आपके एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे होते हैं। तो यहाँ डिफरेंस को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी के तरीके से लिखा जाता है। ये बेसिक नोटेशन है, ये आपका जवाब रहेगा। चलो, ये बात भी आपकी एग्जामिनर महोदय ने मान ली। अब आप क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे कि b माइनस ए भी लिख के दिखाइए, तो आप b माइनस ए भी लिख देंगे। फिर आपसे ये कहा जाएगा कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों में कनेक्टिविटी आपको जानकारी है, इन दोनों की कनेक्टिविटी आपको पता है, तो आप बता देंगे a माइनस बी बराबर क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अपना उत्तर क्या देंगे, माइंड में सोच के रखिए। मैं भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह ली है कि जब x a को बिलोंग कर रहा है और b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो b के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। और यहाँ पे कोमा लग रहा है या एंड लिख रहा है, तो इसका मतलब है x a में है और b कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब दोनों के ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसलिए दोनों सेट क्या है, वो दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक बात एग्जामिनर महोदय आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं कि नंबर सिस्टम में और जो सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है, इनमें कुछ कुछ चीज़ें सेम है, कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। इसकी जानकारी आपको है या फिर नहीं है। अब एग्जामिनर महोदय ने आपको कहा कि इसमें a माइनस बी को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या ये कंसेप्ट सही है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि सर हाँ, ये कंसेप्ट सही है। तब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि फॉर्मूला लिखिए n ऑफ a माइनस बी बराबर n ऑफ a माइनस n ऑफ b।
क्या ये सही है? अब आप जो कैंडिडेट हैं, आपका आंसर क्या रहेगा? जनरली हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एन हमारा जो अप्लाई हो रहा है वो सीधा ए बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ सही है या गलत है? तो जो ये फॉर्मूला लिखा गया है ऊपर, जिसको हमने हाईलाइट किया है, जो अध्यापक महोदय ने हमें दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा गलत है। अब हम इसका उत्तर क्या देंगे कि देखिए सर, क्या होता है कि जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं। और ये जो फॉर्मूला है हमने ऊपर जो लिखा है, इसको ध्यान से देखिए कि ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी घटाया है, क्योंकि ए में से पूरा बी घटाने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं नहीं है, ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो जब आप क्या करेंगे, ए में से बी घटाएंगे तो केवल जो कॉमन एलिमेंट है वही तो घटेंगे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस बी। सर हमारा जो सही फॉर्मूला है, एन ऑफ ए में से जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से बी माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जा सकते हैं। अब आपके एग्जामिनर महोदय का जो नया क्वेश्चन है वो ये है कि जो एक रोस बी है आप उसको क्या रीड करते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि सर जो एक रोस बी होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी लिखते हैं। इसके अलावा और कोई नेमिंग? तो आप यहाँ पे दूसरा क्या बताएंगे, आपका उत्तर क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, हमारा उत्तर ये रहेगा। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर महोदय का क्वेश्चन है कि कार्टेशियन आपने क्यों लिखा? तो कैंडिडेट का उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे सर हम इसको सेट ए को और सेट बी को अगर कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो जाल यहाँ पे बनता है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से चूंकि ये प्लेन जो है वो कार्टेशियन प्लेन है, इसलिए हमने इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट रखा। तो एग्जामिनर महोदय ने आपको उत्तर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें कंसेप्ट बताया। अब आप सिर्फ ये बता दीजिए कि यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या इसको भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है या नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? अब आप बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा। जनरली हम क्या कहते हैं कि जनरल थिंकिंग के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि जब हमने ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया है तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें या ना कहें। तो अब आप सोच लीजिए अपने माइंड में कि आप क्या जवाब देंगे। सही उत्तर एग्जामिनर महोदय ने क्लियर किया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में आप 2D ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पे इसकी एक और नेमिंग भी वो क्लियर करेंगे आपको कि ये आपका क्या है, इसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखते हैं। और जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेट ग्रुप G1 एंड G2 का कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो डायरेक्ट वर्ड यूज हुआ है उसकी नेमिंग यहाँ से जनरलाइज होती है। अब उसके बाद अध्यापक महोदय ने आपको क्या कहा, एग्जामिनर महोदय ने, कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो दो से ज़्यादा जितने भी सेट होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, या इसको हम प्रोडक्ट सेट भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट सेट बोल सकते हैं, या फिर सीधा प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब इसमें एग्जामिनर महोदय ने नया क्वेश्चन आपसे राइज किया कि जो आपका आर स्क्वायर है, जिसको आप आर क्रॉस आर लिखते हैं, इसका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिडियन प्लेन, आपका जवाब होना चाहिए यूक्लिडियन। सर ये यूक्लिडियन प्लेन होता है। अब इसमें फिर एग्जामिनर महोदय ने एक नया क्वेश्चन आपसे राइज किया कि आर क्यूब को आप क्या लिखेंगे, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। यहाँ पावर की फॉर्मेट का मतलब ये है कि उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो होती है उसके हिसाब से यूक्लिडियन स्पेस इसको लिखा जाएगा। उसी तरीके से इसको हम जनरलाइज करते चले जाते हैं। अब अध्यापक महोदय आपसे एक नया क्वेश्चन पूछने की तैयारी में है, जो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अध्यापक महोदय का अगला क्वेश्चन तैयार है। उन्होंने आपसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि यहाँ पे फोर सम एक्स बिलोंग्स टू ए और एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए, इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता क्या है। अब कैंडिडेट का जवाब रहेगा सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसको हम सही या गलत कह सकते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो, उसी को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं।
क्योंकि जनरल लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट होते हैं वो कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, जो पूर्णतया सत्य पूर्णतया गलत नहीं होते। चलो ये क्लियर हुआ। आप ये बताइए कि सम कुछ के लिए फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए और कम से कम एक के लिए जो बात है दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं नहीं है। तो देखिए कैंडिडेट का आंसर कुछ लिखेंगे डेफिनेशन में क्या रहेगा कि सर सम में तो कुछ कंडीशन ऐसी है कि कुछ एलिमेंट के लिए होगा और एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ कि वो एक या एक से ज़्यादा के लिए होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर ही हैं। और ये बात काफ़ी डेफिनेशन में अगर आप नेट के क्वेश्चन देखेंगे तो नेट के क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ऑप्शंस के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सम के लिए और एवरी के लिए। तो सम के लिए हम ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उसका इक्वल मीनिंग आप क्या लगाएंगे। तो एग्जामिनर महोदय ने आपको क्लियर किया, आपको पहले से भी जानकारी होगी, बहुत अच्छी बात है इसमें कि एटलीस्ट वन और फोर सम के लिए सेम कंसेप्ट समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापक महोदय का ये है आपसे कि इंडेक्स सेट और इंडेक्स्ड सेट में क्या अंतर होता है। अब अगर आपने स्टडी करी है तो आप क्या जवाब देंगे। सर इंडेक्स हमारे पास क्या होती है, एक सारणी होती है जो कि हम कॉपी खरीदते हैं, कॉपी उस कॉपी के जो हम कॉपी खरीदते हैं उसके जो स्टार्टिंग का पेज होता है उस पर इंडेक्स लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि नंबर थ्योरी सॉरी सेट थ्योरी के अंदर इंडेक्स का क्या मतलब है। तो देखिए जब आप इंडेक्स यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा जवाब क्या रहेगा कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारे पास ऑर्डर का जो नंबर होता है जिसको हम सीरियल नंबर लिखते हैं, तो सीरियल नंबर को हम डिनोट कर देते हैं आर से। इस आर को सर क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का क्या है कि इंडेक्स सेट क्या होता है। तो अब आप कहेंगे कि 1 2 3 4 ये जो आपने नंबर लिखे हैं ये जहाँ तक जाएंगे इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इंडेक्स सेट है जिससे कि हम वेरिएशन कर रहे हैं कि हमें 1 से लेके कहाँ तक जाना है। अब तीसरा सवाल आपसे पूछा गया इंडेक्स्ड सेट क्या होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो इंडेक्स सेट है वो AR में अगर हम R का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से जब अलग अलग सेट हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, वर्ड का मतलब यहाँ पे केवल इंडेक्स है, फिर इंडेक्स के साथ हमने सेट लगा दिया क्योंकि हमने उन नंबर्स को उन इंडेक्स को मिला के क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। फिर इंडेक्स सेट ने कुछ नई चीज़ बनाई है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड सेट। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अंतर है इसलिए कन्फ्यूजन बना रहता है। तो कन्फ्यूजन हमने आपको क्लियर कर दिया है कि जो AR है जहाँ पे R वैरीज कर रहा है फ्रॉम 1 to n या 1 to infinity, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये जो हमारे पास है ये आपके इंडेक्स्ड सेट है। अब एक और चीज आपसे पूछी गई कि जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये आपका एग्जामिनर का क्वेश्चन है आपसे, इसको क्या बोलेंगे, और R बिलोंग करता है डेल्टा के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे आप। अब यहाँ पे कई बार हम उलझ जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स्ड फैमिली। क्योंकि ये फैमिली किस तरीके से बनी है, जो इंडेक्स हुआ है किसी के द्वारा, इंडेक्स फैमिलीज ऑफ सेट्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो 25 मिनट का जो सेशन था इंटरव्यू का वो आपका खत्म होता है। कुछ चीज़ें आपको पहले से जानकारी में होंगी, कुछ चीज़ें आपने थोड़ी सी नई रियलाइज़ करी होंगी। तो इसी के साथ सीखते रहिए टेरा मैथमेटिक्स में। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर कर दी है, आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम को लेकर, नेट का है, गेट का है, TET BT का है, NVHM का है, जो भी आपके एग्जाम है सभी की क्वेरी आपकी दूर की जाती हैं। तो आज के सेशन आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।